सवाल पूछना गुनाह नहीं है और जो लोग सवाल नहीं करते हैं, जो लोग अंधभक्ति करते हैं, उन्हें आखिरकार इसका नुकसान होता है, इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। और अब ये बात सामने आ रही है धीरे धीरे। आज अगर राहुल गांधी पेपर लीक पर सवाल कर रहे हैं तो वो देशद्रोह नहीं है, वो जॉर्ज सोरोस के एजेंट नहीं है, वो जनता का मुद्दा उठा रहे हैं जो कि विपक्ष को उठाना चाहिए। आज मैं इस कार्यक्रम में आपको बताने वाला हूं कि जो लोग कहते थे कि आएगा तो मोदी ही, आज वो खुद पेपर लीक की वजह से और अलग अलग मुद्दों की वजह से मुश्किल में हैं और आज ये वक्त उन्हें आईना दिखा रहा है। इसलिए मेरा हमेशा से मानना है दोस्तों कि लोगों को अपनी अंधभक्ति से बाज आना चाहिए। जब कोई सरकार सत्ता में होती है तो नागरिक का काम होता है उससे सवाल करना। आप और हम सवाल करना बंद नहीं कर देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि आप और हम सवाल करना बंद कर दें। हकीकत यह है और उसके अलावा कुछ नहीं। कल एक और बड़ी खबर आई दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया को वैध और जायज़ ठहरा दिया। आप सब जानते हैं इस पूरी प्रक्रिया में कितना गड़बड़ झाला था, कितनी धांधली थी। आज विपक्ष कह रहा है कि इतने सारे मुद्दे थे, बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट उसे जायज़ ठहरा रहा है। आखिर क्यों? मगर उससे पहले दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने उन परिवारों से मुलाकात की जिनके बच्चों ने पेपर लीक के बाद आत्महत्या कर ली। इन तस्वीरों को देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर एक एक करके 4 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आ रही हैं। यहां पर राहुल गांधी एक ऐसे परिवार के साथ मुलाकात कर रहे हैं जिनके बेटे ने आत्महत्या कर ली थी। अब आप मुझे बताइए, अगर राहुल गांधी उनसे मुलाकात कर रहे हैं तो क्या यह देशद्रोह है? क्या वो जॉर्ज सोरोस के एजेंट हैं? क्या विपक्ष अब जनता का दर्द भी ना बांटे? यानी कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि आप और हम किसी भी सूरत में उससे सवाल ना उठा सकें। और आज जब राहुल गांधी इन परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, गौर फरमाइए। वो कहते हैं, आज नीट पेपर लीक से आहत होकर आत्महत्या करने वाले होनहार छात्र प्रदीप मेघवाल के परिवार से मिला। उनका दर्द शब्दों में नहीं समा सकता। एक माँ बाप ने अपना बेटा खोया है और उनका कोई कसूर नहीं था। देश के लाखों बच्चे पढ़ाई, प्रतियोगिता और भविष्य के दबाव में जी रहे हैं। और जब पेपर लीक होता है तो सिर्फ एक परीक्षा नहीं टूटती, एक बच्चे का सपना और एक पूरा परिवार टूट जाता है। प्रदीप की मौत आत्महत्या नहीं, एक टूटी हुई भ्रष्ट व्यवस्था की देन है, जिन्होंने परीक्षा प्रणाली को माफियाओं के हवाले कर दिया और आज भी अपनी कुर्सी से चिपके हैं। मोदी प्रधान की जोड़ी इस परिवार के सामने जवाबदेह है। सीधी सी बात, अगर आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी और प्रधान यानी शिक्षा मंत्री इस परिवार के प्रति जवाबदेह हैं, तो क्या वो गलत कह रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और धर्मेंद्र प्रधान, क्या उनका दर्जा इस परिवार के दर्द से बड़ा है? राहुल गांधी कहते हैं कि पूरी व्यवस्था चरमरा गई है और आज बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस देश का हर नागरिक इस व्यवस्था पर सवाल उठाए, गौर फरमाए। वो कहते हैं कि अब इस व्यवस्था पर हमें कोई भरोसा नहीं रहा। ये आज कुछ नीट अभ्यर्थियों ने मुझसे कहा। उनका गुस्सा साफ दिख रहा था और उनके सब्र का बांध टूट चुका है। देश का युवा अब मोदी सरकार के भ्रष्टाचार और बेरुखी को और बर्दाश्त नहीं करेगा। और याद रखिए, यही युवा इस व्यवस्था को बदलेगा। राहुल गांधी ने बाकायदा एक वीडियो संदेश जो है वो रिकॉर्ड किया है और इस वीडियो संदेश में वो क्या क्या कह रहे हैं, गौर फरमाइए। वो कहते हैं कि सीबीएसई परीक्षा परिणाम में भयंकर हेरफेर हो गई है, जिससे देश के लाखों बच्चे और उनके माता पिता सदमे में हैं। और मोदी जी हमेशा की तरह न जवाब, न जिम्मेदारी, न शर्म। जिस कंपनी कोएम्प्ट COEMPT को ये जिम्मेदारी मिली थी, वो पहले ग्लोबरीना के नाम से तेलंगाना में 2019 में यही कारनामे कर चुकी है। नाम बदला पर नियत वही, फितरत वही। मैं चाहता हूं कि आप सुने राहुल गांधी कह क्या रहे हैं। Good morning to all CBSE students and their parents. Unbelievable details are emerging about the exam you just took. Coempt, the company that did the OSM for your exam, was actually called Globarina. Globarina has carried out this scam twice before in Telangana. Once in the board exam in Telangana in 2019 and after that again in Telangana in 2023. The same OSM based errors were responsible for the death by suicide of 23 young Indians in Telangana. This was all public information. It was known to everybody. And yet for some hidden reason, the CBSE chose the same company again.
It took us 30 seconds to figure out that this company was earlier called something else. I'm absolutely certain that the people in CBSE and the Government of India were aware of this company's background. Now I want every single CBSE student and their parents to share this video and ask the following questions to the government and the Prime Minister. First, why and by whom was COEMPT given the CBSE contract? Second, which procedures were circumvented to give COEMPT this contract? If we could figure out in 30 seconds that this company earlier had a different name, why didn't the CBSE figure this out? And why were no background checks done? Third, and most important, what is the exact relationship between COEMPT management and the Modi government? CBSE students right now and their parents are anxious, they've been traumatized, and the Prime Minister of India has nothing to say. An independent judicial probe and an SIT are required to find out the real culprits behind this crime. We stand with the students and we are to help and protect you in any way we can. Thank you. मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, इस देश के नागरिक का फ़र्ज़ है अपनी सरकार से सवाल करे, क्योंकि जब आप ये कहने लगते हैं कि ये सरकार सवालों से ऊपर है तो आप कहीं ना कहीं खुद के लिए गड्ढा खोद रहे हैं। ताज़ा मिसाल वो मुद्दा है जिसे अरविंद केजरीवाल ने भी तरजीह दी है। मुद्दा है गीतू मोज़ा का। गीतू मोज़ा का ये बयान आपकी स्क्रीन्स पर, जहां गीतू मोज़ा ये कह रही हैं कि आएगा तो मोदी ही। ये तेवर आपको समझ आ रहे हैं? चाहे जो भी हो, चाहे विपक्ष जो भी सवाल करेगा, आएगा तो मोदी ही। और आज पेपर लीक होने का खमियाजा और नुकसान गीता मोज़ा को भी हो रहा है। उन्होंने बाकायदा ये लंबा चौड़ा बयान दिया है जो आपके स्क्रीन्स पर है, और यहाँ गीता कह रही हैं कि मेरी बेटी को आखिरकार स्कैंड कॉपी मिली उनकी 4 आंसर शीट की, और पेज नंबर 22 इस पूरे डॉक्यूमेंट से गायब था। यहाँ पर गीता मोज़ा की जो बेटी है उसे नुकसान हो रहा है री-इवैल्यूएशन की वजह से। री-इवैल्यूएशन की वजह से नुकसान हो रहा है दोस्तों। पहले जब पेपर चेक किए जाते हैं तो ठीक से नहीं किए जाते, उसके बाद जब री-इवैल्यूएशन यानी फिर से चेकिंग के लिए आप आवेदन या याचिका दायर करते हैं तो उसमें भी गड़बड़ झाला चल रहा है। गीतू मोज़ा आज कह रही हैं कि मेरी बेटी को नुकसान हुआ है। इस मुद्दे पर आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती क्या कहती हैं, गौर फरमाइए। यू गॉट वॉट यू विश्ड फॉर, यानी कि जो आप चाहते थे वही आपको मिला। और जाहिर सी बात है अरविंद केजरीवाल ने भी इस पर अपनी टिप्पणी की है। केजरीवाल क्या कहते हैं, गौर फरमाइए। वो कहते हैं, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, मोदी जी को वोट दिया है ये तो होना ही था। आज आग सभी मोदी भक्तों के घर में लग रही है, सबके बच्चों के भविष्य उजड़ रहे हैं, समय रहते संभल जाओ, हिंदुओं से वोट मांगकर ये हिंदुओं के बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। दरअसल मेरा कुछ और मानना है दोस्तों, ये लोग न सिर्फ हिंदुओं के बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं बल्कि भारतीय जनता पार्टी को ये सही लगता है अगर आपके बच्चे हिंदू मुस्लिम करें, अगर आपके बच्चों में ये डर समा जाए कि अगर हम सत्ता से चले गए तो हम पर मुगलों का राज हो जाएगा। इन्हें इस बात को लेकर कोई दिक्कत नहीं है कि अगर आपका बच्चा शोभा यात्रा या धार्मिक जुलूसों में मस्जिद के सामने नाचे या मुसलमान को परेशान करे, क्योंकि इनका सिर्फ एक मकसद है, जनता को ये बतलाओ कि मुसलमान को टाइट कर दिया जाए। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि आज ईद है, ईद का मुबारक दिन है। इससे पहले भी आप जानते हैं क्या विवाद हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता कह रहे थे कि भाई आप लोग वर्चुअल ईद क्यों नहीं मनाते, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आप कुर्बानी क्यों नहीं देते। ये बात अलग है कि इनमें से कई जो हैं मटन भी खाते हैं, चिकन भी खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, मगर इनको दिक्कत तभी है जब मुसलमान का त्यौहार होता है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी आपको ये बताना चाहती है कि हम अब्दुल को टाइट रख रहे हैं, बस इसके अलावा हमसे कुछ मत पूछो, इसके अलावा हमसे कोई सवाल मत पूछो। और मैं बार बार आपसे कहता रहा हूं दोस्तों, अगर हम सवाल पूछना बंद कर देंगे, नागरिक अगर अपने कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं रहेंगे तो इसका नुकसान इस देश के नागरिकों को होगा, जैसा कई मोर्चों पर हो रहा है।
सिर्फ नीट के पेपर लीक नहीं हुए हैं, समानांतर तौर पर लेखपाल के पेपर लीक हुए हैं। कई राज्यों में लोग सड़कों पर हैं क्योंकि छोटे एग्जाम्स जो हैं उनके पेपर्स लीक हो रहे हैं। और इत्तेफाकन ये जो जितने भी राज्य हैं यहां पर बीजेपी की सरकार है। इससे बड़ा इत्तेफाक क्या हो सकता है दोस्तों? जब जनता को आप इन तमाम मुद्दों में उलझा कर रखना चाहते हैं और जब जनता सवाल पूछना बंद कर दे तो ये तो होना ही है ना। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? सबसे शॉकिंग बात दोस्तों, एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी प्रक्रिया को वैध ठहरा दिया। बुनियादी मुद्दा, आज कौन वोट करेगा कौन नहीं करेगा यह फैसला बीजेपी कर रही है। सबसे बड़ी बात, पश्चिम बंगाल के चुनावों में 27 लाख लोगों के नाम हटा दिए जाते हैं। वो जब सुप्रीम कोर्ट के सामने जाते हैं कि हमें वोट देने का अधिकार दो, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि इस बार आप वोट मत दो, अगली बार दे देना। जब अदालत इस तरह की बातें करती है तो जाहिर सी बात है उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठना लाजमी है। और अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को वैध करार दे दिया है, यही सवाल विपक्ष उठा रहा है। योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी यह फैसला करेगी कि कौन वोट देगा और कौन नहीं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। गलत खबर सुनिए आपने। खबर यह नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज इलेक्शन कमीशन के एसआईआर को वैलिड और कॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया है। असली खबर यह है कि अब इस देश में वोटर सरकार को नहीं चुनेंगे, सरकार वोटर को चुना करेगी। बाकी ये 124 पेज का जजमेंट है, बहुत अंग्रेजी है, आप पढ़ लेना। मगर असली खबर यह है कि अब बीजेपी इस देश में तय करेगी कि कौन वोट कर सकता है, कौन वोट नहीं कर सकता है। खबर यह है कि इस चुटकुले को लोकतांत्रिक चुनाव बताया जाएगा। खबर यह है कि आज एडीआर वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने ठीक वही किया है जो आज से 50 साल पहले इमरजेंसी में एडीएम जबलपुर वाले केस में कहा था, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि सरकार जो मर्जी चाहे कर ले, जान ले ले, सवाल नहीं पूछा जा सकता। वोटर लिस्ट के बारे में आज सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वैसा ही फैसला दिया है। खबर यह है कि इस देश के संविधान को बचाने का जो शायद अंतिम स्तंभ है, उसकी कुछ हिस्से टूट के गिर गए। इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, बतौर नागरिक सवाल पूछना बंद मत कीजिए। ये एक लोकतंत्र की आत्मा है, ये एक नागरिक की ताकत है। और अब तो भारतीय जनता पार्टी ये फैसला कर रही है कि भाई कौन वोट दे सकता है और कौन नहीं। इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है? कांग्रेस ने कल एसआईआर के मुद्दे पर लंबा चौड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। कांग्रेस पूछ रही है कि जो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर उसी राज्य में एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करवाती है जहां चंद महीनों में चुनाव होने वाला है, यानी कि कम समय सीमा, धांधली मैक्स, और फिर जाहिर सी बात है कहीं कोई सुनवाई नहीं। अब कल्पना कीजिए अगर पश्चिम बंगाल में 1 साल पहले एसआईआर हुआ होता और इसी तरह से 27 लाख लोगों के नाम कट गए होते, तो ये लोग अदालत जाते, अदालत सुनवाई करता और आखिरकार ये सब वोट दे पाते। मगर चूंकि आप 1 महीने पहले इस प्रक्रिया को खत्म कर रहे थे, तो ये मुश्किल तो पेश आनी थी। सुनिए क्या कह रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी समय सीमा को लेकर। इन सब चीजों का एसआईआर का चुनाव आयोग का एक मूल जो त्रुटि है, फंडामेंटल डिफेक्ट है, जिस कारण से ये सब मापदंडों का उल्लंघन हुआ, वो है कम समय सीमा, अल्प समय सीमा, अत्यंत कम समय में काम करना सैकड़ों की तादाद के विषयों में। बिहार में वो समय सीमा थी 4 महीने लगभग, पश्चिम बंगाल में वो समय थी 4-5 महीने। तो प्रश्न ही उठाया जाता है कि जो जल्दबाजी थी, 7 करोड़ थे, 65 लाख थे बिहार में, बाद में उनको जोड़ा जाए अपील में, लेकिन अब समय नहीं रहा, चुनाव आ गया। ये सब अगर आप अगले वर्ष वाले चुनावों के लिए शुरू करते, उसी एसआईआर को, उसी तहकीकात को, उसी संशोधन को, उसी सफाई को, प्योरिफिकेशन को, तो अगर आप 1 वर्ष पहले शुरू करते तो ये सब प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों जानबूझकर चुनाव आयोग ने हर जगह 3-4 महीने के अत्यंत अल्प समय में, जबकि इतने सैकड़ों की तादाद पे लोग
नहीं कर सकते निर्णित, ये काम क्यों किया? इस पे भी दुर्भाग्य है कि उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी नहीं आई है। एक और बात है, जो चौथा मुद्दा है, जिसपे मैं समझता हूं उच्चतम न्यायालय ने बड़ा स्पष्ट कर तो दिया है, लेकिन टिप्पणी नहीं की है, फाइंडिंग नहीं दी है, चुनाव आयोग को उसके लिए जिम्मेवार नहीं होल्ड किया है। वो भी बड़ा साफ है। वो ये है कि चुनाव आयोग निष्कासित आपको पहले करता है लिस्ट से, एक्सक्लूजन, डिलीशन, और निर्णय आता है बाद में, और उस पहले और बाद के बीच में चुनाव हो जाता है। तो अगर निष्कासन पहले और निर्णय बाद में, तो इसका औचित्य क्या है? अभिषेक मनु सिंघवी यहां नहीं रुकते। वो कहते हैं कि पूरी तरह से अधूरा जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने कई मुद्दों को संबोधित नहीं किया। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा दोस्तों, मैं चाहता हूं कि अभिषेक मनु सिंघवी, जो एक जाने माने वकील भी हैं, किस तरह से इस मुद्दे पर अपने तर्क रख रहे हैं, और उनका एक एक शब्द इस देश के नागरिक के लिए चिंताजनक होना चाहिए। सुना जाए। 156 पैरा में लिखा है कि आधार जो हमने जोड़ा है वो नागरिकता का प्रमाण नहीं है, जो सही है। कोई नहीं कहता कि आधार नागरिकता का प्रमाण पत्र है। 198 पैरा में लिखा है कि इसी प्रकार से राशन कार्ड भी नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। सही बात है। तो जब ये लिखा है तो ये तो बड़ा स्पष्ट और साफ है कि इसी प्रकार से जो बाकी 10, 11, 8, 9 दस्तावेज हैं वो भी प्रमाण पत्र नहीं हो सकते नागरिकता के। चुनाव आयोग ने सूची दी थी 11 की। आपके जन्म का सर्टिफिकेट, आपके माँ बाप के जन्म का सर्टिफिकेट, आपके कास्ट का सर्टिफिकेट, आपके 10वें कक्षा के परिणाम जो एग्जाम का है उसका सर्टिफिकेट। तो मैं मानता हूं कि जब आधार नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं हो सकता, राशन कार्ड नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकते। लेकिन ये जो पूरी एक्सरसाइज की है चुनाव आयोग ने, ये इन्हीं दस्तावेजों के आधार पे तो की है। तो निष्कासन पहले, निर्णय बाद में। और एक अंतिम बात जो चुनावों के बाद की बात है, लेकिन वो भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाती है। बंगाल में आंतरिक आदेशों द्वारा उच्चतम न्यायालय ने एक सिस्टम बनाया कि जो लोग निष्कासित हुए हटे हैं उनको एक अपील मिलनी चाहिए, और उसके लिए कई सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को लगाया गया। और अच्छा काम किया बहुत कम समय में। कम समय वाली मूल भूल चुनाव आयोग की हमेशा चल रही है। अब वहां रोचक बात क्या है, एक उदाहरण आता है कि 6000 अपीलों में 4000 अलाउ हो गई हैं, क्योंकि समय भी बहुत कम है। 6000 तो बहुत हो जाता है। अभी कोई 2-3 हफ्ते हुए, 1 महीना हुआ है चुनाव परिणाम आए हुए। उन 3 हफ्तों में 4000 अपील अलाउ हो गई हैं, एक जगह, एक प्रदेश में 6000 में से। कहते हैं कि 80% अपीलें अलाउ हो रही हैं। इसलिए दोस्तों, एक पत्रकार होने के नाते मैं आपसे यही अपील करना चाहता हूं कि सवाल करना बंद मत कीजिए। सवाल करते रहिए, क्योंकि ये हमारी ताकत है। ये हमारी ताकत है जो सरकार को आईना दिखाती है। यह हमारी ताकत है जो सरकार को जवाबदेह बनाती है। और अगर हम सवाल पूछना बंद कर देंगे तो इस लोकतंत्र के कोई मायने नहीं रह जाएंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।